एक बार महादेव और माता पार्वती आकाश भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक घर में 3 गरीब लोग दिखे। उनकी है स्थिति बहुत दयनीय थी। माता का मन दया से भर गया। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु इन लोगों का कल्याण करे। प्रभु बोले, देवी आपके कहने से मैं इन्हें वर तो दे दूंगा, पर उससे इन्हें कोई फायदा नहीं होगा। माता बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु बोले, आप खुद देख लीजिए। दोनों ने उन 3 गरीब लोगों को दर्शन दिए। प्रभु बोले, मैं आप तीनों को वर देने आया हूँ। वो बूढ़ी औरत से बोले, पहले आप वर मांगे। बूढ़ी बोली, मुझे फिर से जवान कर दीजिए। प्रभु बोले, तथास्तु। ऐसा कहते ही बूढ़ी जवान हो गई। बूढ़ी को जवान होता देख बूढ़ा जल गया। प्रभु बोले, अब आप मांगिए। बूढ़ा बोला, इस औरत को बकरी बना दीजिए। प्रभु बोले, तथास्तु। ऐसा कहते ही औरत एक बकरी में बदल गई। बूढ़ा बहुत खुश हुआ, पर उस औरत का बेटा बहुत ही दुखी हो गया। प्रभु बोले, अब तुम मांगो। वह बोला, प्रभु इस बकरी को फिर से मेरी माँ बना दो। प्रभु बोले, तथास्तु। ऐसा कहते ही वह बकरी फिर से बूढ़ी औरत में बदल गई। प्रभु और माता वापस चल दिए। मार्ग में माता बोली, प्रभु अब मैं आपकी बात का अर्थ समझ गई। एक छोटे से पहाड़ी गांव में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह शांत स्वभाव की, लेकिन दिल से बेहद संवेदनशील थी। उसका दिन किताबें पढ़ने और पहाड़ियों के बीच टहलने में बीतता था। उसे यकीन था कि उसकी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं थी, जब तक कि उसकी मुलाकात आरव से नहीं हुई थी। आरव एक चित्रकार था जो गांव में कुछ दिन की छुट्टियां बिताने आया था। एक दिन जब आर्या पहाड़ी की चोटी पर बैठी सूरज ढलते देख रही थी, तब उसने आरव को अपने कैनवास पर वही दृश्य उकेरते हुए देखा। उनकी आंखें मिली और एक हल्की सी मुस्कान ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में वे दोनों अक्सर उस पहाड़ी पर मिलते। आर्या, जो हमेशा अपने में खोई रहती थी, अब आरव के साथ खुलकर बातें करने लगी। वह उसकी कहानियों में खो जाती और आरव उसकी सादगी और मासूमियत से प्रभावित होता गया। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, आरव ने आर्या से कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये पल मेरी सबसे खूबसूरत पेंटिंग से भी ज्यादा अनमोल हैं। आर्या का दिल धड़क उठा। वह समझ चुकी थी कि वह आरव से प्यार करने लगी है। उस दिन पहाड़ियों के बीच ढलते सूरज की रोशनी में आरव ने आर्या का हाथ थामा और कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी की पेंटिंग का हिस्सा बनोगी? आर्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ एक नई कहानी की शुरुआत की। वह कहानी जो अब केवल किताबों या पेंटिंग्स में नहीं, बल्कि उनके दिलों में जीवित थी। यह कहानी 2 बचपन की सहेलियों नीना और शिखा की है, जिनकी दोस्ती किसी मिसाल से कम नहीं थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी और बचपन से ही एक साथ स्कूल जाती, खेलती और साथ समय बिताती। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि सभी लोग उन्हें एक दूसरे का अटूट हिस्सा मानते थे। नीना शांत स्वभाव की थी, जिसे किताबें पढ़ने और पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। वह हमेशा अपने ख्यालों में खोई रहती और अपनी दुनिया को रंगों और शब्दों से सजाना पसंद करती थी। वहीं शिखा एकदम विपरीत थी, चंचल, नटखट और हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती। उसे नई चीजें सीखने और नई नई जगहों पर घूमने का बड़ा शौक था। दोनों का स्वभाव भले ही अलग था, लेकिन उनकी सोच और भावनाएं हमेशा एक दूसरे के साथ मेल खातीं। समय बीतता गया और दोनों सहेलियों ने एक साथ स्कूल खत्म किया। कॉलेज के दौरान उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। नीना ने आर्ट्स में पढ़ाई शुरू की, जबकि शिखा साइंस की स्टूडेंट बनी। उनके सपने अलग थे, लेकिन एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना उन्होंने बखूबी सीखा था। नीना ने अपनी पेंटिंग्स को दुनिया के सामने लाने का सपना देखा, जबकि शिखा एक वैज्ञानिक बनने का सपना संजोए हुए थी। कॉलेज के बाद जीवन के रास्ते अलग होने लगे। नीना ने एक आर्ट गैलरी में काम करना शुरू किया और शिखा एक शोध संस्थान में। हालांकि उनकी व्यस्तताएं बढ़ गईं, लेकिन दोनों के बीच का प्यार और दोस्ती कभी कम नहीं हुई। वे हमेशा फोन या मैसेज के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहती और जब भी मौका मिलता, मिलकर पुरानी यादें ताजा करतीं। एक दिन नीना को एक बड़ी आर्ट प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित करने का मौका मिला।
यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन वह बहुत घबराई हुई थी। उसने तुरंत शिखा को फोन किया और अपनी चिंता साझा की। शिखा ने उसे ढेर सारा हौसला दिया और कहा, तू हमेशा से महान कलाकार रही है। तुझे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ये मौका तुझे अपने सपनों को साकार करने का है। मैं तेरे साथ हूँ, चाहे जो हो। शिखा के इन शब्दों ने नीना को नई ऊर्जा दी और उसने अपनी पूरी मेहनत से प्रदर्शनी की तैयारी की। जब प्रदर्शनी का दिन आया, शिखा भी वहां पहुंची। नीना की पेंटिंग्स ने सबका दिल जीत लिया और उसे बहुत सराहना मिली। नीना ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत के साथ साथ शिखा की दोस्ती और समर्थन को दिया। समय बीतता गया और दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में नए मुकाम हासिल किए, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं बदली। दोनों एक दूसरे की खुशियों और दुखों में हमेशा साथ रहीं। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती समय और दूरी से नहीं टूटती, बल्कि हर परीक्षा में और मजबूत होती जाती है। यह कहानी सिखाती है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ बिताए गए पल नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करना, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना और हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान बनाए रखना होता है। नीना और शिखा की दोस्ती सच्ची दोस्ती की मिसाल है, जो हर हालात में टिकी रहती है और हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन बहुत गरीब था। उसकी झोपड़ी कच्ची मिट्टी की थी और वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आई। खेतों में मजदूरी करके वह किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। मोहन हमेशा सोचता था कि शायद उसका नसीब ही खराब है। वह देखता कि दूसरे लोग, जो कम मेहनत करते थे, आराम से जी रहे थे। गांव के जमींदारों के घर बड़े थे, उनकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी। वहीं मोहन को हर दिन एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। गांव के लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर जाते और साधु उन्हें समाधान बताते। मोहन भी साधु के पास गया और उनसे बोला, महाराज, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरी गरीबी कभी दूर नहीं होती। क्या यह मेरा नसीब है? साधु महाराज ने मोहन की बातें सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, नसीब वही होता है जिसे हम खुद बनाते हैं। तुम्हारी मेहनत जरूर तुम्हें फल देगी, लेकिन जरूरी है कि तुम सही तरीके से मेहनत करो और धैर्य रखो। साधु ने मोहन को यह भी सिखाया कि उसे अपनी मेहनत का तरीका बदलना चाहिए। साधु ने उसे सलाह दी कि वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करने की बजाय अपने लिए कुछ करने की कोशिश करे, चाहे वह छोटा काम ही क्यों न हो। साधु की बातों से मोहन के मन में एक नई आशा जागी। मोहन ने सोचा, क्यों न मैं अपनी छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाना शुरू करूं। उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उसने अपने बचे हुए पैसों से बीज खरीदे और खेती शुरू कर दी। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उसकी जमीन पर फसलें अच्छी होने लगीं। कुछ ही महीनों में मोहन की मेहनत रंग लाई। उसकी सब्जियां बाजार में बिकने लगी और उसे अच्छी आमदनी होने लगी। अब मोहन दूसरों के खेतों में मजदूरी करने की बजाय अपने खेत का मालिक बन गया था। उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई थी और उसके परिवार की स्थिति भी सुधर गई थी। मोहन ने तब समझा कि नसीब कोई लिखी हुई चीज नहीं होती, बल्कि मेहनत और सही दिशा से बनाया जाता है। गरीबी उसकी नियति नहीं थी, बल्कि उसकी सोच और साहस ने उसे उससे ऊपर उठाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नसीब को दोष देने की बजाय हमें अपनी मेहनत और लगन पर विश्वास करना चाहिए। सही समय पर लिया गया सही फैसला हमारी जिंदगी बदल सकता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे शिक्षा का महत्व समझाया था। गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां रामू पढ़ने जाता था। रामू के पास स्कूल जाने के लिए न तो अच्छे कपड़े थे, न ही किताबें। वह फटे पुराने कपड़े पहनता और अपने दोस्त से उधार ली हुई किताबें पढ़ता था। कई बार उसे भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ता, लेकिन उसका हौसला कभी कम नहीं हुआ।
स्कूल में वह सबसे होशियार था। वह हमेशा ध्यान से पढ़ाई करता और अपने अध्यापकों से सवाल पूछता। उसके पास न तो ट्यूशन का सहारा था, न ही कोई तकनीकी सुविधा, फिर भी वह अपने परिश्रम से हर परीक्षा में अव्वल आता। उसके अध्यापक उसकी मेहनत से बहुत प्रभावित थे। रामू की पढ़ाई के प्रति लगन देखकर गांव के कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने उसे नई किताबें और कुछ जरूरत का सामान दिलाया। रामू ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई में जुट गया और एक सरकारी परीक्षा पास करके एक बड़े पद पर नौकरी हासिल की। अब वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सकता था और अपने गांव के बच्चों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करता था। रामू की यह कहानी यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर व्यक्ति के पास लगन और मेहनत का बल हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता। यह कहानी एक पुराने गांव की है जहां एक विशाल और भूतिया पेड़ के बारे में कहा जाता था कि उस पर भूतों का वास है। गांव के लोग उस पेड़ से डरते थे और रात के समय उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वह पेड़ गांव के किनारे एक सुनसान इलाके में खड़ा था और चारों ओर उसकी डरावनी छवि फैली हुई थी। कई साल पहले गांव में एक अमीर जमींदार रहा करता था। उसकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही सुंदर और समझदार थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। एक दिन राधा अचानक बीमार पड़ी और उसकी हालत बिगड़ती गई। बहुत सारे वैद्य और डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। वह उसी विशाल पेड़ के पास दफनाई गई, जहां से गांव वालों को भूतिया आहटें सुनाई देती थी। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय उस पेड़ के पास से किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती थी। लोगों का मानना था कि यह राधा की आत्मा है जो अपनी असमय मृत्यु के कारण शांति नहीं पा सकी। गांव के कई लोग जो उस पेड़ के पास से रात में गुजरे, उन्होंने पेड़ के नीचे साड़ी पहने एक औरत को देखा। देखते ही देखते वह औरत गायब हो जाती, जिससे लोगों का डर और बढ़ गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इस भूतिया पेड़ के बारे में कई किस्से सुनाई। उनका कहना था कि जो भी उस पेड़ के पास रात को जाता है वह या तो बीमार हो जाता है या फिर उसे कुछ दिन बाद असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इस डर के कारण गांव वालों ने उस पेड़ के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन गांव का एक निडर युवक राजू इस बात को साबित करना चाहता था कि यह सब महज अफवाहें हैं और भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने रात के समय उस पेड़ के पास जाकर रुकने का निर्णय लिया। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। राजू पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा कि कुछ अजीब घटित हो। रात के मध्य जब चारों तरफ घना अंधेरा था, तभी अचानक ठंडी हवाओं के साथ पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। राजू को लगा कि यह बस हवा का असर है, लेकिन तभी उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज और तेज होती गई। अचानक राजू के सामने साड़ी पहने एक स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। राजू का पूरा शरीर डर से कांप उठा, लेकिन उसने साहस बनाए रखा और उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? उस औरत की आत्मा ने उत्तर दिया, मैं राधा हूँ जो बिना किसी अपराध के मौत का शिकार हो गई। मेरी आत्मा इस पेड़ से बंधी है क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इसी पेड़ के पास भटकती रहूंगी। राजू ने उसके दुख को समझा और गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके राधा की कहानी बताई। गांव के लोगों ने मिलकर राधा के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद उस पेड़ के पास से कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी और गांव के लोगों का डर समाप्त हो गया। इस प्रकार वह भूतिया पेड़ एक सामान्य पेड़ बन गया और राधा की आत्मा को मुक्ति मिली। गांव के लोग कहते थे कि काली पहाड़ी पर एक चुड़ैल रहती है
यह पहाड़ी गांव से कुछ ही दूर थी और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। वर्षों से जो भी काली पहाड़ी के पास गया वह वापस नहीं आया। एक दिन गांव में एक नव युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह निडर और साहसी था। जब उसने काली पहाड़ी की चुड़ैल की कहानियों के बारे में सुना तो उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया पर अर्जुन नहीं माना। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी तलवार ली और काली पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक वह हवा में एक ठंडी लहर महसूस करने लगा और सामने एक पुराने पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। वह बहुत सुंदर थी लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अर्जुन ने उसे देखते ही समझ लिया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा, तुम्हें पता है कि यहाँ आकर कोई भी जीवित नहीं लौटता, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं इस पहाड़ी और तुम्हारे रहस्य को जानने के लिए आया हूँ। अगर तुम सच में इतनी शक्तिशाली हो तो मुझे मार कर दिखाओ। चुड़ैल हंसने लगी और कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। इतना कहकर उसने अपने हाथों से कुछ मंत्र पढ़ा और अचानक हवा में उड़ने लगी। उसकी आंखों में क्रोध और शक्ति का तूफान था। अर्जुन ने बिना डरे अपनी तलवार निकाली और चुड़ैल की ओर बढ़ा। चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार से उस पर वार किया। तलवार चुड़ैल को छूते ही उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। वह दर्द से चीखने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दूसरा वार किया और चुड़ैल धुएं में बदल गई। चुड़ैल के गायब होते ही काली पहाड़ी पर फैली अजीबोगरीब धुंध भी गायब हो गई। अर्जुन ने पहाड़ी को साफ देखा। वहाँ कुछ नहीं था, बस एक पुराना खंडहर पड़ा था। अर्जुन ने समझ लिया कि चुड़ैल का रहस्य अब खत्म हो चुका है। जब वह वापस गांव लौटा तो गांव वालों ने उसकी बहादुरी की सराहना की। काली पहाड़ी डर की जगह नहीं रही। एक समय की बात है, दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। दोनों एक ही गांव में रहते थे और बचपन से ही गहरे मित्र थे। दोनों ने साथ में बहुत समय बिताया था और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। लेकिन सुरेश का स्वभाव थोड़ा लालची था, जबकि रमेश बहुत ईमानदार और उदार था। एक दिन दोनों दोस्तों को एक व्यापारी से पता चला कि पास के जंगल में बहुत सारा सोना छिपा हुआ है। दोनों ने तय किया कि वे उस सोने को खोजने जाएंगे और इसे आपस में बांट लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह वे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कई घंटे चलने के बाद उन्होंने एक गुफा देखी जो बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। दोनों ने सोचा कि शायद सोना इस गुफा में छिपा हो सकता है। वे दोनों गुफा के अंदर गए और वाकई में वहां उन्हें बहुत सारा सोना मिला। सोने को देखकर सुरेश के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं सारा सोना अकेले रख लूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। उसने रमेश से कहा, दोस्त तुम यहाँ रुको, मैं गांव जाकर कुछ खाना लेकर आता हूँ। रमेश ने सहमति में सिर हिला दिया और सुरेश गुफा से बाहर निकल गया। सुरेश ने रास्ते में सोचा कि अगर वह रमेश को जहर देकर मार डाले तो सारा सोना उसका हो जाएगा। उसने गांव से जहर मिलाकर खाना लिया और गुफा की ओर वापस चल पड़ा। इधर रमेश को भी सुरेश पर शक हो गया था। उसने सोचा, शायद सुरेश मेरे साथ धोखा कर सकता है। क्यों न मैं भी कुछ करूं? रमेश ने सोने के कुछ टुकड़े अपने कपड़ों में छिपा लिए ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो उसके पास थोड़ा सा सोना तो रहे। जब सुरेश वापस आया तो उसने मुस्कुराते हुए खाना रमेश को दिया, लेकिन रमेश ने पहले ही सोचा था, इसलिए उसने खाने का बहाना करते हुए खाना सुरेश के सामने रख दिया। सुरेश ने देखा कि रमेश खाना नहीं खा रहा तो उसने खुद खाना खा लिया, क्योंकि उसे भूख भी लग रही थी। खाना खाने के कुछ ही समय बाद सुरेश की हालत बिगड़ने लगी और वह गिरकर मर गया। रमेश ने सोचा कि सुरेश ने धोखा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी लालच उसे ही ले डूबी। रमेश ने गुफा में छिपा सोना लिया और गांव वापस आ गया।
उसने उस सोने का एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया और बाकी अपने परिवार के लिए रख लिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बहुत ही पुरानी और वीरान हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। कहते हैं कि वह चुड़ैल रात के समय गांव में घूमती और जिसने भी उसे देखा वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक दिन गांव में रामू नाम का एक लड़का आया। वह बहुत ही निडर और साहसी था। गांव के लोगों ने उसे चुड़ैल की कहानी सुनाई, लेकिन रामू ने इसे मात्र एक अफवाह समझा और उसे चुनौती देने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह रात को उस हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सच में कोई चुड़ैल है या नहीं। रात होते ही रामू उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे पर दस्तक देते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। रामू अंदर दाखिल हुआ और चारों ओर देखने लगा। हवेली में सब कुछ बेतरतीब था, जैसे वहां सालों से कोई नहीं रहा हो। रामू एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। आखिरकार वह हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा। वहां एक पुरानी सी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। रामू ने पास जाकर देखा तो वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसके बाल बिखरे हुए और चेहरे पर झुर्रियां थीं। रामू ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालिक हूँ, लेकिन अब मुझे इस दुनिया में कोई नहीं देख पाता, क्योंकि मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। ये सुनते ही रामू के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि वह जिस चुड़ैल की कहानी सुनता था वही उसके सामने खड़ी थी। चुड़ैल ने अपनी लंबी और नुकीली उंगलियों को रामू की ओर बढ़ाया। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे अपनी जादुई शक्ति से बांध लिया। रामू चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर रामू का शरीर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें और चेहरा भय से जमे हुए थे। गांव के लोग समझ गए कि रामू ने चुड़ैल को चुनौती दी थी और उसकी जान चली गई। उसके बाद से गांव में किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से चुड़ैल और भी ज्यादा खतरनाक हो गई और अब वह और भी ताकतवर हो चुकी है। जो भी उसकी हवेली के पास जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। एक बार एक छोटे से गांव में राघव नाम का व्यक्ति रहता था, जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता था। उसका एक घनिष्ठ मित्र था अमर, तो ईमानदारी और सच्चाई में राघव के बिल्कुल विपरीत था। वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि सभी बातें एक दूसरे से साझा करते थे। एक दिन एक धनवान व्यापारी एक आकर्षक प्रस्ताव लेकर गांव में आया। उसने गांव वालों से कहा कि जो भी व्यक्ति गांव के पुराने मंदिर में छुपे गुप्त खजाने को ढूंढ कर लाएगा, तो उस खजाने को वह पूरे गांव के कल्याण के लिए यूज करेगा। राघव और अमर ने एक दूसरे से विचार विमर्श करके उस खजाने को ढूंढने की जिम्मेदारी ली। उन्हें उस मंदिर में एक गुप्त तहखाने में सोने और जेवरात से भरा बॉक्स मिलता है। खजाना मिलते ही अमर के विचार बदल जाते हैं। वह खजाने को अपने लिए प्रयोग करने का निश्चय करता है तथा राघव को धोखा देने का भी निश्चय करता है। अमर सावधानी पूर्वक अपनी योजना पर कार्य करता है। वह राघव को बताता है कि हमें अलग अलग और खोज करनी चाहिए, हो सकता है यहाँ इससे भी बड़ा खजाना हो। राघव अमर की बात से सहमत हो जाता है तथा दूसरे कमरे में चला जाता है। अमर इस मौके का फायदा उठाकर खजाने को किसी दूसरी जगह पर छिपा देता है। इसके बाद वह राघव के पास आता है तथा कहता है कि उसे कुछ नहीं मिला। कुछ समय बाद अमर और राघव गांव वापस आते हैं तथा अमर गांव वालों को अपने द्वारा बुनी झूठी कहानी सुनाता है तथा उन्हें बताता है कि उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। गांव वाले अमर की ईमानदारी और दृढ़ता की तारीफ करते हैं, जबकि राघव अपने दोस्त के धोखे और विश्वासघात से टूट जाता है। कई वर्षों बाद जब एक और गांव वाले द्वारा वही खजाना ढूंढ लिया जाता है, तो अमर का धोखा गांव वालों के सामने आ जाता है। अमर की प्रतिष्ठा पूरे गांव में धूमिल हो जाती है और वह अपने लालच और धोखे की वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है।
वहीं राघव इस धोखे के बाद गांव छोड़कर कहीं और चला जाता है तथा एक नई जिंदगी शुरू करता है। वह इस घटना से एक सबक लेता है कि सच्ची मित्रता में विश्वास और सच्चाई जरूरी है।